नमस्कार, आपका स्वागत है जीनियस वर्ल्ड के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम संविधान के पहले 51 अनुच्छेदों पर, मतलब जो शुरुआती हिस्सा है, उस पर गौर करेंगे। हाँ जी। यही वो अनुच्छेद हैं जो तय करते हैं कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर क्या है, यहाँ के लोगों के अधिकार क्या है और सरकार कैसे चलेगी, मतलब किन सिद्धांतों पर। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, इसका आधार भी सीधे सीधे संविधान के यही अनुच्छेद है। मकसद यही है कि इन शुरुआती बातों में जो मूल विचार छिपे हैं उन्हें समझें, जैसे भारत बना कैसे, नागरिक कौन है, राज्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये शुरुआती अनुच्छेद ही हमारे पूरे सिस्टम की और हर नागरिक के अधिकारों की बुनियाद रखते हैं। कभी ये सोचा है कि संविधान बनाने वालों ने मतलब शुरू में ही नागरिकता और फिर मौलिक अधिकारों को इतनी सफाई से क्यों बताया, इतना जोर क्यों दिया इस पर? आइए इसी को समझते हैं आज। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग 1 की, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये जो है राज्यों का संघ, इसका असल मतलब क्या है और ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिका की तरह राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा। अच्छा, क्यों? इसके दो गहरे मतलब निकलते हैं। पहला तो ये कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है कि चलो मिलकर एक देश बनाते हैं। और दूसरा, जो शायद ज्यादा जरूरी है, कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। ये बात भारत की एकता और अखंडता पर बहुत जोर देती है कि भारत एक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और खासकर सोचिए, देश का विभाजन अभी अभी हुआ था, उस वक्त ये सिद्धांत स्थापित करना कितना जरूरी रहा होगा। सही बात है, मतलब देश की एकता सबसे ऊपर। और इसी भाग में अनुच्छेद 2 और 3 है जो संसद को शक्ति देते हैं कि वो नए राज्यों को संघ में ला सकती हैं या फिर जो मौजूदा राज्य हैं उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, नाम बदल सकती हैं। जी हाँ। ये दिखाता है कि संघ मजबूत तो है पर एकदम पत्थर की लकीर भी नहीं, जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, जैसे हमने बाद में देखा भी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये उसी लचीलेपन का नतीजा था। ठीक है, तो देश की भौगोलिक रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर तय हो गया। अब सवाल आता है कि इस देश के बाशिंदे कौन होंगे, नागरिक कौन? और यहीं से शुरू होता है भाग 2, नागरिकता का अध्याय, अनुच्छेद 5 से 11। उस समय मतलब विभाजन की उथल पुथल के बीच ये तय करना क्यों इतना जरूरी था कि नागरिक कौन है? ये उस वक्त की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। आप सोचिए, लाखों लोग इधर से उधर हुए थे, सीमाएं बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में ये साफ करना बहुत जरूरी था कि भाई इस नए देश के प्रति वफादार कौन है, अधिकार और कर्तव्य किसके होंगे। इसीलिए संविधान लागू होने पर नागरिक कौन होगा, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया। फिर पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नियम, अनुच्छेद 6, और जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी स्थिति, अनुच्छेद 7। इन सब पर बहुत स्पष्ट नियम बनाए गए। और हाँ, जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह रहे थे, अनुच्छेद 8, उनके लिए भी प्रावधान थे। और ये भी कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, अनुच्छेद 9 जी। और अनुच्छेद 10 ये सुनिश्चित करता है कि एक बार मिली नागरिकता बनी रहेगी जब तक कानून के तहत उसे छीना न जाए। और सबसे अहम, अनुच्छेद 11 ने भविष्य के लिए नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से संसद को दे दिया। तो अगर संक्षेप में कहें तो इन शुरुआती 11 अनुच्छेदों ने भारत की भौगोलिक पहचान और उसके सदस्यों की पहचान दोनों तय कर दी। ठीक है, तो भारत बन गया, उसके नागरिक तय हो गए। अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल, इस नए देश में नागरिकों को राज्य के खिलाफ क्या सुरक्षा मिलेगी, क्या गारंटी होगी? और यहीं से हम आते हैं संविधान के भाग 3 पर, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। इसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहते हैं। बिल्कुल। ये क्या है और इतने महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मूल अधिकार वो नींव हैं जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंसान है, और ये राज्य की मतलब सरकार की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 12 सबसे पहले यही साफ करता है कि राज्य कौन है, मतलब सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, सरकारी संस्थाएं जिनके खिलाफ ये अधिकार लागू होते हैं। और फिर अनुच्छेद 13, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे पुराना हो या नया, अगर वो मूल अधिकारों से टकराता है, उनके खिलाफ जाता है, तो वो उस हद तक शून्य माना जाएगा, मतलब अमान्य होगा। अच्छा, तो ये एक तरह से, हाँ, यही न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू का आधार है। कोर्ट्स इसी बुनियाद पर कानूनों को जांच सकती हैं। चलिए अब कुछ खास अधिकार समूहों को देखते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसका मूल विचार क्या है? इसका मूल विचार बहुत सीधा और गहरा है।
कानून के सामने सब बराबर हैं, अनुच्छेद 14। और राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि समाज में जो गहरी असमानताएं थी उनको खत्म करने की कोशिश है। जैसे सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका, अनुच्छेद 16। हाँ, इसी में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान मतलब आरक्षण की भी गुंजाइश रखी गई, जो आज भी एक बड़ा मुद्दा है। और अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक था, उसे खत्म किया गया। और उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। हाँ, वो भी समानता लाने के लिए था। जैसे पहले राय बहादुर या सर जैसी उपाधियां होती थी जो असमानता दिखाती थी, उनको खत्म किया गया। सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां अलग हैं। ठीक है, समानता के बाद आती है स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। इसमें तो कई तरह की आजादियां हैं, बोलने की, इकट्ठा होने की, घूमने फिरने की। हाँ, अनुच्छेद 19(1) में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की, संघ या समूह बनाने की, भारत में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की। ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये आजादियां बिल्कुल खुली हैं? मतलब कोई सीमा नहीं? क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि इन पर रोक लगा दी गई। नहीं, बिल्कुल खुली नहीं है। यहीं पर संविधान का संतुलन दिखता है। अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक इन्हीं स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी है। उचित प्रतिबंध मतलब ये कि कुछ खास आधारों पर इन स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है, जैसे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों से दोस्ताना संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, या फिर अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना। लेकिन यहाँ उचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि प्रतिबंध मनमाने नहीं हो सकते, वो जरूरत के हिसाब से होने चाहिए और उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि वो वाकई उचित हैं या नहीं। अच्छा, ये व्यक्तिगत आजादी और समाज के हित के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। स्वतंत्रता के अधिकारों में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसे अक्सर सबसे बड़ा मूल अधिकार माना जाता है। क्यों? हाँ, अनुच्छेद 21 वाकई बहुत व्यापक हो गया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के कारण। ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। आजीविका का अधिकार भी इसी में माना जाता है। वाह, तो ये लगातार बढ़ता हुआ अधिकार है। जी हाँ, और इसी कड़ी में अनुच्छेद 20 है, जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा देता है। जैसे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं, या खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ कुछ सुरक्षा देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का अधिकार। इसके बाद संविधान शोषण के खिलाफ भी अधिकार देता है, अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, ये सामाजिक न्याय की नजर से बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। ये कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए तो ये बहुत ही जरूरी होगा। निश्चित रूप से ये भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र की बुनियाद है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्थान बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने से आजादी देता है। लेकिन ये आजादियां भी शायद पूरी तरह खुली नहीं है। नहीं, ये सभी स्वतंत्रताएं भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मतलब धर्म के नाम पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे समाज में अशांति फैले या दूसरों को नुकसान हो। ठीक है, और फिर अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ खास अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30। हाँ जी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी खास भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ये भारत की विविधता को सहेजने के लिए जरूरी है। एक अनुच्छेद 31 भी था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे तो हटा दिया गया। हाँ, वो पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये एक बड़ा बदलाव था। तो ये सारे अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर सरकार या कोई और इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? इनको असली ताकत कहाँ से मिलती है?
वो ताकत मिलती है अनुच्छेद 32 से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते, ये उन्हें असलियत में लागू करवाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 33, 34 और 35 कुछ खास हालात में इन अधिकारों पर सीमाएं लगाने की बात करते हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 33 संसद को ये अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस वगैरह के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है ताकि अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करता है और अनुच्छेद 35 कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को देता है, राज्यों को नहीं। तो ये थे मूल अधिकार जो नागरिकों को एक तरह की ढाल देते हैं राज्य के खिलाफ। लेकिन संविधान सिर्फ राज्य को रोकता ही नहीं है, बल्कि उसे कुछ अच्छा करने के लिए कहता भी है ना? बिल्कुल। और यहीं हम आते हैं संविधान के भाग 4 पर, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DSP, अनुच्छेद 36 से 51। ये मूल अधिकारों से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहला बड़ा अंतर है इनकी प्रकृति का। मूल अधिकार ज्यादातर नकारात्मक है, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव मत करो, स्वतंत्रता मत छीनो। अच्छा। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर है उनकी कानूनी स्थिति का। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिशिएबल हैं। अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं, जैसा कि अनुच्छेद 37 खुद कहता है। मतलब ये कि अगर सरकार किसी निदेशक तत्व को लागू नहीं करती है तो आप उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार ये वाला DPSP लागू करे। तो फिर इनका क्या मतलब रह गया? अगर ये कोर्ट से लागू ही नहीं करवाए जा सकते तो इन्हें संविधान में रखा ही क्यों? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन अनुच्छेद 37 में ही इसका जवाब भी है। वो कहता है कि भले ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न हो, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मूलभूत। हाँ, इसका मतलब है कि कानून बनाते समय और नीतियां लागू करते समय राज्य का ये कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे। ये एक तरह से राज्य के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं, एक दिशा निर्देश हैं। ये बताते हैं कि भारत को किस तरह का राज्य बनना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए लक्ष्य तय करते हैं। बिल्कुल। जहाँ मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, वहीं निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। यह हमारे संविधान बनाने वालों के सपनों का भारत कैसा हो उसका एक खाका खींचते हैं। चलिए कुछ मुख्य निर्देशक तत्वों पर एक नजर डालते हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़े कौन से सिद्धांत हैं जो खास हैं? देखिए, अनुच्छेद 38 और 39 इस लिहाज से बहुत अहम है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 और भी विस्तार में जाता है। ये कहता है कि राज्य अपनी नीति इस तरह बनाएगा कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, भौतिक संसाधनों का बंटवारा इस तरह हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में जमा न हो, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये तो बहुत प्रगतिशील बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। और अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए कम से कम इतनी मजदूरी सुनिश्चित करने की बात करता है जिससे वो अपना जीवन ठीक से जी सकें और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करने को कहता है। इनमें गांधी जी के विचारों का भी असर दिखता है ना? हाँ, जरूर दिखता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण के विचार का सीधा प्रतिबिंब है। और अनुच्छेद 43 में ही कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी है, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। अनुच्छेद 47 नशीले पेयों और हानिकारक दवाओं पर रोक लगाने की बात करता है। ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। अच्छा, और कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत? जैसे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात है जी। ये हमेशा चर्चा में रहता है जी। अनुच्छेद 44 राज्य को ये निर्देश देता है कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करे। ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है और इस पर लगातार बहस चलती है। और बच्चों की शिक्षा के बारे में? हाँ, अनुच्छेद 45 अब ये कहता है कि राज्य 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा का इंतजाम करेगा। पहले इसमें 14 साल तक की शिक्षा की बात थी, लेकिन 86वें संशोधन के बाद 6 से 14 साल तक की शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बन गई है। तो अब अनुच्छेद 45 मुख्य रूप से 6 साल से कम उम्र के बच्चों पर केंद्रित है। और कमजोर वर्गों के लिए?
अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से बचाएगा। इसमें शासन और पर्यावरण से जुड़े सिद्धांत भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है, जो शक्तियों के बंटवारे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। और पर्यावरण? अनुच्छेद 48A, जिसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, वो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। ये आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने को कहता है। और आखिर में अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का आधार तय करता है। ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये निदेशक तत्व तो सचमुच में एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए उसका पूरा घोषणा पत्र लगते हैं। सामाजिक न्याय से लेकर पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय शांति तक सब कुछ इसमें शामिल है। आप कह सकते हैं ये दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता सिर्फ राजनीतिक आजादी से संतुष्ट नहीं थे, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो, प्रगतिशील हो। ये भविष्य के भारत के लिए एक रोड मैप की तरह है, एक दिशा दिखाते हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 51 तक। इन अनुच्छेदों ने भारत राष्ट्र की परिभाषा गढ़ी, नागरिकों को पहचाना और उन्हें सशक्त करने वाले अधिकार दिए और साथ ही राज्य को एक कल्याणकारी रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। ये शुरुआती अनुच्छेद ही हैं जो भारत के पूरे लोकतांत्रिक सफर की नींव रखते हैं। निश्चित रूप से। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि हालांकि निदेशक तत्व सीधे तौर पर कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, फिर भी हमारे देश के शासन और कानूनों पर उनका बहुत गहरा असर पड़ा है। कई सरकारी नीतियां और कानून इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित होकर बने हैं। हाँ। और समय के साथ हमारी न्यायपालिका ने भी कई बार मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय इन निदेशक तत्वों को महत्व दिया है, उनको ध्यान में रखा है। तो ये सोचना दिलचस्प है कि संविधान के इन दो अहम हिस्सों, एक जो अधिकार देता है, दूसरा जो दिशा दिखाता है, इनके बीच का संतुलन कैसे बना है, कैसे विकसित हुआ है और क्या संविधान निर्माताओं ने जो ये बुनियादी सिद्धांत रखे थे वो आज भी हमारे समाज के लिए और हमारी आने वाली चुनौतियों के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो जीनियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।